Hello everyone, welcome back to the channel and today we are again here with the result booster series। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और उसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो देखिए और अपने चैप्टर के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके रखिए। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट असर्शंस एंड रीजंस। तो आज हम बात करेंगे असर्शंस एंड रीजंस की। सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए होती है वो इसी टॉपिक के लिए चाहिए होती है, असर्शंस एंड रीजंस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्लियर करना है कि असर्शंस एंड रीजन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि असर्शंस एंड रीजंस में बेसिकली होता क्या है। तो आप देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। एक स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट को तो हम लोग कहते हैं असर्शन और दूसरी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं रीजन। तो आप देखिए इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट इज असर्शन एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज रीजन। ऐसा नहीं है कि हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन ही होता है सेकंड स्टेटमेंट। आप ये मान के चलें कि हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को नाम दे दिया है असर्शन एंड रीजन। आपके हिसाब से ये दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना होता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमेशा आप लोगों को ये चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, इनको चार कोड कह सकते हैं आप लोग। तो आप देखिए, देयर आर 4 ऑप्शंस ऑलवेज। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब हमारा आंसर सी और डी में से एक होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो मेरा ऑप्शन है सी। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरा रीजन सही है, तो आपके पास आएगा आंसर डी। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमें ए और बी पार्ट के अंदर। तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो ए या बी में से आंसर है। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा, पहले करेक्ट और इनकरेक्ट का फैसला कर लें कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फिर आप देखो कि क्या सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर यू गेटिंग द रीजन फॉर दैट? अगर आपके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो इट मीन्स आपका आंसर है ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और अगर दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आपको सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, तो इट मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सबसे पहले तो बहुत माइन्यूटली डीपली आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और ये फैसला करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। असर्शन ए, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है तो देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप बताते हैं कि मास इज ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो मेरी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सबसे पहली बात कि असर्शन मेरा बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, इसका मतलब एटम्स का मास यानी कि मास इज ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इट मीन्स मेरा रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि बिकॉज मास इज ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। रीजन, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी और डी में से तो ऑप्शन नहीं है, मुझे ए और बी में से एक चुनना है। अब आप देखिए, केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल चेंज के अंदर मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बिकॉज एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते। तो सिंस एटम्स को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसीलिए मास कंजर्व्ड रहता है। सो वी आर गेटिंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए इन द सेकंड स्टेटमेंट। तो मेरा आंसर है ए पार्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ये हमारे पास आंसर हो गया ए पार्ट।
जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे असर्शन एंड रीजन के अंदर, बट असर्शन रीजन को अच्छे से करने के लिए आप लोगों को चैप्टर बड़े अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट लिखी है कि वो सही है या गलत है, तो इसके बिना इन क्वेश्चंस को करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ कैंडल इज प्योरली अ फिजिकल चेंज। आपने कैंडल को बर्न किया तो इज इट अ फिजिकल चेंज? तो आप देखिए, जब आप कैंडल को बर्न करते हो टू फिनोमिना अकर्स। एक तो वैक्स मेल्ट होती है, आपने देखा होगा कैंडल के साइड में वैक्स जो होती है वो मेल्ट होकर नीचे आ जाती है, एंड सेकेंड वैक्स बर्न होती है। जो कंबस्शन होता है, जो बर्निंग होती है वैक्स की, वो तो एक केमिकल चेंज है, और जो वैक्स मेल्ट होती है वो एक फिजिकल चेंज है। यानी कि जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और उसमें केमिकल चेंज भी होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल इज प्योरली अ फिजिकल चेंज। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अभी आप लोगों ने किसी भी ऑप्शन को मार्क नहीं करना है, हालांकि मुझे आंसर मिल गया है, बट स्टिल आई विल रीड द सेकंड स्टेटमेंट। क्या पता इन 4 कोड के अलावा कोई एक और कोड आ जाए, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है, कोड चेंज कर दें एग्जाम में। तो आपको सेकंड स्टेटमेंट भी रीड करनी है। कंबस्शन ऑफ वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन बर्निंग ऑफ कैंडल। तो आप देखिए, कंबस्शन ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। तो जब भी आप कैंडल को बर्न करेंगे तो हमेशा इसके अंदर दोनों फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। सो वी हैव रीच टू वन कंक्लूजन। यहाँ पे हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। कंक्लूजन क्या है हमारे पास यहाँ पर? तो आप देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल इज प्योरली फिजिकल चेंज। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज डी पार्ट। तो यहां पे आपने देखा कि असर्शन जो है दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को रीड करना ही सबसे बड़ा काम है। कोई मुझसे पूछे सर असर्शन रीजन के लिए सबसे बड़ी टेक्निक बताओ कि क्या करना है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। समझ गए? ऑप्शन तो 4 हमेशा ही ये रहने वाले हैं, यही 4 ऑप्शन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को आप आसानी से रीड करें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड ना करें। रीड नहीं करोगे तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। चलिए, अनदर क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। हम जानते हैं जब आयरन मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है विच इज अ रस्ट, ठीक है। और रस्ट जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फ्रॉम आयरन, सो इट इज अ केमिकल चेंज। तो जब भी रस्टिंग होती है इट इज अ केमिकल चेंज, ऑल्दो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस बट स्टिल इट इज अ केमिकल चेंज। द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो होता है यही रस्ट होता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, ठीक है। तो आप देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आर डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। तो प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। तो कुल मिला के रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, yes it is a correct statement. Properties of hydrated iron oxide are different from iron and oxygen, yes. और सिंस प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बना विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसीलिए तो ये केमिकल चेंज है। यू हैव गॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। यू हैव गॉट द रीजन कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज क्यों है, यू हैव गॉट द रीजन फॉर दैट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। फिर से ये केमिकल चेंज है बिकॉज मैग्नीशियम रिबन को जब आप एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो व्हाट दे मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि मैग्नीशियम को आपने एयर में बर्न किया, इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, यस केमिकल चेंज है। ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। तो एक नया प्रोडक्ट बना है इसीलिए तो ये केमिकल चेंज है।
तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इट मीन्स असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये केमिकल चेंज क्यों है? बिकॉज एक नया प्रोडक्ट बना है हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंस न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म देयरफॉर इट इज अ chemical change. So again my answer is A. Both assertion and reason are correct statements. दोनों assertion reason correct statements हैं and reason is the correct explanation of assertion. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड स्टेटमेंट ये बताता है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक केमिकल चेंज क्यों है। So assertion and reason both are correct statements and reason is the correct explanation of assertion. तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे और आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समय है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे उतना अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है, मान लो सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है और वो हमने यहाँ पे किया, तो आपकी नॉलेज उससे एनहेंस हो जाएगी। समझ गए? आप उस चीज़ को समझ लेंगे और फिर वो एग्जाम्स में अगर आती है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेक्चर का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगभग आप लोगों का चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। समझ गए? तो आप देखिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हीट दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है वो क्या होता है? वो एंडोथर्मिक होता है। और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। समझ गए? सनलाइट में हीट भी होती है, लाइट भी होती है। तो क्या होता है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन के लिए। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहली स्टेटमेंट तो हमें यहां पर लग रही है सही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें यहां पर बिल्कुल सही लग रही है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट को, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसको याद कर लो। चलिए, एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी रिलीज कैसे हो सकती है? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट इवॉल्व नहीं होगी। तो ही एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। समझ गए? तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट कह रही है कि ये एंडोथर्मिक है, दूसरी कह रही है वो एक्सोथर्मिक है। तो दोनों थोड़ा ना हो सकता कोई प्रोसेस। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो माय आंसर इज सी पार्ट, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हमेशा दो स्टेटमेंट्स होती हैं, चार ऑप्शन होते हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। आपको सबसे पहले फैसला करना होता है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बिकॉज यही चीज डिसाइड करेगी कि कोड कौन सा आने वाला है। चलिए, तो आप देखिए इसके अंदर, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। असर्शन, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। तो देखिए, जो नॉर्मल आप एशियन पेंट्स कराते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। जो यहाँ पे लाइम वाटर के साथ जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं, जो चूने के पानी के साथ हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वॉल पे कोटिंग कर देते हैं। अब क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे इसके अंदर हमारे पास रिएक्ट करेगा विथ CO2। तो ये CO2 के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। अब जब CO2 के साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें 1-2 दिन का समय लगता है पूरी वॉल को पूरी तरह से वाइट होने के लिए। तो जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो कहते हैं कि जब वाइट वॉशिंग आप करते हैं वॉल्स की, तो आप ये देखिए, जब आप व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो शाइनी व्हाइट फिनिश जो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के बाद। बिकॉज रिएक्शन में इतना समय लगता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व किया है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर हम लोगों ने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल मेक कैल्शियम कार्बोनेट, और उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से शाइनी व्हाइट फिनिश आती है। तो अब आप देखिए, रीजन की बात करते हैं। अब ये देखें ना, पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत ध्यान से देखिए जो शब्द दिया है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने अभी आपको क्या बताया? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा।
तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो जिस स्टूडेंट को ये मालूम है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपकी नॉलेज एनहेंस हो गई, लेक्चर का हम लोगों को फायदा हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन मेरे पास यहां पर है सी ऑप्शन। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन यहां पर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया? दिस इज द सी ऑप्शन। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरन कैन डिस्प्लेस Cu2+ फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सेकंड सोल्यूशन, तो आप देख सकते हैं कि आयरन Cu2+ को उसमें से डिस्प्लेस कर देता है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर हमारे पास यहां पर है आयरन, आयरन हो गया Fe, डिस्प्लेस Cu2+ आयंस फ्रॉम कॉपर सेकंड सल्फेट। कॉपर सेकंड सल्फेट क्या होता है? CuSO4+2 होता है, इसमें Cu+2, तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्या बना लेगा? FeSO4 + Cu, ये बना लेगा। तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है मोर रिएक्टिव, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल यहाँ पे आयरन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसीलिए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है। अब मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो आप मुझे बताओ, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्यों कर सकता है? बिकॉज आयरन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कॉपर, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है। तो रीजन सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट ये बताती है कि आयरन Cu2+ को कॉपर सेकंड सल्फेट से डिस्प्लेस कैसे कर सकता है। तो आप लोग देखिए इसके अंदर मेरे पास आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बहुत इजी सवाल है, सिर्फ स्टेटमेंट को पहचानना है कि सही है या गलत है, रीजन तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन। येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। आप देखो, मैंने पिछले लेक्चर में भी एमसीक्यूज के अंदर आपने देखा कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। यहां भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। आप लोगों को याद होगा इसके अंदर हमारे पास यहां पे रिएक्शन क्या है? रिएक्शन आप देखिए, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट क्या था? PbNO3 होल ट्वाइस प्लस आपने किसके साथ रिएक्शन कराया? पोटेशियम आयोडाइड। दोनों एक्वस फॉर्म में लेने, दोनों एक्वस फॉर्म में लेने। लेड आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल मेक PbI2। ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, डाउनवर्ड एरो बना है बिकॉज येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्लस KNO3। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाकर येलो PPT बनते हैं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस ऑन मिक्सिंग अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू फॉर्म लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड बनता है विच इज येलो प्रेसिपिटेट, जो कि येलो प्रेसिपिटेट है। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों को मिक्स करने पे येलो PPT मिला, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और ये येलो PPT क्यों मिला? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और PbI2 की फॉर्मेशन हुई, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या ये रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ गए? तो ऑब्जर्वेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशंस क्लियर हैं तो फिर सब कुछ ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देखिए, जिंक का रिएक्शन हमें लिखना है विद सल्फ्यूरिक एसिड। लिखते हैं, देखिए जिंक का रिएक्शन लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है डाइल्यूट एसिड में से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एंड इट विल मेक
जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो आप देखिए जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, समझ गए? तो बहुत ही सही स्टेटमेंट, रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप मुझे बताइए जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। बिल्कुल सही है कि जिंक जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट मेक्स जिंक ऑक्साइड। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, इस रिएक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ, अगर सेकंड स्टेटमेंट में वो लिख देते कि जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो फिर मेरी स्टेटमेंट सही हो जाती, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। अभी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरे पास आने वाला है दैट इज आंसर नंबर बी। ये मेरे पास आंसर है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोनों, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। AGBR इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। क्या हम AGBR को फोटोग्राफिक फिल्म में यूज करते हैं? यस, करते हैं। AGBR इज फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव जो लाइट से रिएक्ट कर जाता है एंड चेंजेस टू Ag and bromine इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात बिल्कुल सही है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो AGBR जो है इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। बिल्कुल सही है। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। AGBR डिकम्पोजेस टू गिव यू सिल्वर एंड ब्रोमिन। इसके ऊपर क्वेश्चन MCQs में भी था, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस टॉपिक से मैंने MCQ भी लिया है और असर्शन रीजन भी लिया है, ये समझ लो कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में क्वेश्चन आने का चांस ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए, बहुत बढ़िया सवाल, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता तो। रिएक्शन देखिए, असर्शन MnO2 + 4HCl गिव्स यू दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप ये देखो, MnO2 गेट्स चेंजेस टू MnCl2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तो हम लोग तो चार्ज से देखते हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से भी इसको देख सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इट मींस इसका क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। अच्छा, HCl गेट ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। अगर मैं यहां पे मेंशन करूं तो आप देखिए MnO2 से MnCl2, जब MnO2 से MnCl2 बना तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हुआ? हमारे पास रिडक्शन हो गया। HCl से Cl2 बना तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप देखिए, इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? यस, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेरा असर्शन वाली स्टेटमेंट तो हो गई सही। बात करते हैं रीजन की। MnO2 ऑक्सीडाइजेस HCl, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसको ऑक्सीडेशन किसने कराया? MnO2 ने, क्योंकि जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये खुद रिड्यूस हो गया और उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो आप देखिए, क्या MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज करता है टू Cl2? यस, एंड गेट्स रिड्यूस टू MnCl2। खुद रिड्यूस हो गया और HCl को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो आप ये देखो, ये हमारे पास रीजन हो गया R। अब ध्यान से देखो, क्या मेरा असर्शन सही है? इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? यस। व्हाई? बिकॉज इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। MnO2 ऑक्सीडाइज करता है HCl को, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया MnCl2 के अंदर। अब देखो, एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक चीज रिड्यूस हो रही है, तभी तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आप देखिए, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, बिकॉज ये स्टेटमेंट इस बात को जस्टिफाई करती है कि वन स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर स्पीशीज इज रिड्यूस्ड। एक चीज का ऑक्सीडेशन हुआ, एक चीज का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन एंड दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इट मींस असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब माय आंसर इज ए पार्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स and reason is the correct explanation of the assertion.
तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखें इसके अंदर कि यहाँ पर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बिकॉज MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है इनटू MnCl2। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से इसको समझ लें, किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ, किस चीज़ का रिडक्शन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशंस ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारी कोशिश रहती है कि हम NCERT को ही फॉलो करें, बिकॉज NCERT इज़ द CBSE प्रिस्क्राइब्ड बुक। मेरे जितने सवाल होते हैं वो सब NCERT बेस्ड होते हैं। अब आप देखिए, एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। डिकम्पोजिशन जब भी करना है, डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना किसी चीज़ को, डिकम्पोज करना, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। वो आप हीट की फॉर्म में दे दो, लाइट की फॉर्म में दे दो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे दो। तो एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मेरी पहली स्टेटमेंट तो हो गई सही। इसका मतलब मेरी पहली स्टेटमेंट तो हो गई सही। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड, ऐसा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी आपने सप्लाई करी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक तरफ तो लिख रहे हैं लाइट और दूसरी तरफ लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो ये दोनों बातें मैच नहीं करती। क्योंकि अगर आपने लाइट की फॉर्म में अगर आपने एनर्जी सप्लाई की है तो वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट के केस में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि असर्शन इज करेक्ट, एनर्जी देनी पड़ेगी। बट वो एनर्जी हम हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे भी दे सकते हैं। अगर हीट से देते हैं तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, लाइट से देते हैं तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हीट से देते हैं तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको थर्मोलिसिस भी कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को फोटोलिसिस भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। ये टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत, तो मेरा आंसर क्या हो गया? सी स्टेटमेंट। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन जो रिएक्शंस की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो देखिए, द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, रिएक्शन लिखकर देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, आपने मिक्स किया है सोडियम क्लोराइड, दोनों को एक्वस फॉर्म में लेना है, सोल्यूशन की फॉर्म में मिक्सिंग कर दी, तो यहां पे AgCl के व्हाइट PPT बनते हैं, यहां AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्लस आ जाएगा NaNO3, ये एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। तो आप देखिए AgCl के व्हाइट PPT बने, तो क्या मैं इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जब हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो मेरे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे ऑफ AgCl। सो इज दिस अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? यस, दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रीजन की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिल्वर ने क्लोराइड के साथ, सोडियम ने नाइट्रेट के साथ बनाया। यस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मेरे पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप मुझे बताओ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? ऐसा नहीं है कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ऐसा नहीं है। दोनों प्रोडक्ट सॉल्युबल भी बन सकते हैं। तो इट मींस मेरा आंसर है बी पार्ट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, अगर हम ये कहते हैं ऑन मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट AgCl इज फॉर्म्ड, तो मेरा आंसर ए हो जाता। तो मुझे वहां पता चल जाता कि मैं इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कह रहा हूं। जब मैं बताऊंगा इसके अंदर कि एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना है, तभी ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अभी ये बात तो सही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहा? वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन दिस क्वेश्चन। समझ गए? तो दोनों सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। In a reaction, zinc reacts with copper sulfate to give you zinc sulfate plus copper. Statement सही है। Zinc is reductant but itself get oxidized. आप ये देखो, इस रिएक्शन में मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूं। इसके अंदर सबसे पहले
आप देखिए इसके अंदर जिंक का रिएक्शन, आपने रिएक्शन किसके साथ किया? आपने जिंक का रिएक्शन किया है कॉपर सल्फेट के साथ। तो बहुत ध्यान से देखिए, जिंक का रिएक्शन किससे किया? कॉपर सल्फेट के साथ। पहले पूरी स्टोरी समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए जिंक का रिएक्शन हम लोगों ने किया है कॉपर सल्फेट के साथ। तो जिंक का जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको एक चीज सिखाई थी कि यहां जिंक के ऊपर चार्ज कितना है? 0। कॉपर के ऊपर कितना है? +2। जब SO4 2 नेगेटिव निकाल देंगे तो Cu2+ आएगा। इसी तरीके से यहां पर जिंक के ऊपर हमारे पास चार्ज आ गया है +2 और कॉपर के ऊपर चार्ज आ गया है 0। तो इसको, इसी इक्वेशन को जब हम आयनिक फॉर्म में करते हैं तो आप देखो जिंक प्लस Cu2+ गिव्स यू Zn2+ प्लस Cu। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जैसे सल्फेट, तो दैट इज द स्पेक्टेटर आयन। वो क्या है मेरे पास? वो एक स्पेक्टेटर आयन है। तो आप ये देखो उसका रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखो यहां Zn से Zn2+ बना, चार्ज बढ़ गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास क्या है? दिस इज ऑक्सीडेशन। Cu2+ से हमारे पास बन गया Cu, +2 से 0, ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो अब आपको इस रिएक्शन में 4 बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? पहली बात। दूसरा आपको पता होना चाहिए सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किस चीज का रिडक्शन हुआ है। तो आप देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या है? जिस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि जिंक। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन देखेंगे तो पूरा कॉपर सल्फेट बताएंगे और नीचे आयनिक इक्वेशन देखेंगे तो आप बताएंगे Cu2+। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ हो, तो Cu2+ का रिडक्शन हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और आपको मालूम होना चाहिए जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि वो रिडक्टेंट होता है। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज द सेम थिंग, ठीक है। और जो चीज रिड्यूस होती है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीडेंट होता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। यहां पे आप ध्यान से देखें कि जो चीज ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, वो रिडक्टेंट है, और जो चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडेंट है। तो इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? यस, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। व्हिच इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड? जिंक। व्हाट इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड? कॉपर सल्फेट, यानी कि Cu2+। व्हाट इज रिडक्टेंट? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि जिंक। व्हाट इज ऑक्सीडेंट? जिसका रिडक्शन हुआ, यानी कि कॉपर सल्फेट, यानी कि Cu2+। जो भी ऑप्शन हो। अब हम असर्शन रीजन में अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो लेट अस सी। तो आप देखिए, in a reaction zinc plus copper sulfate gives you zinc sulfate plus copper. Zinc is a reductant but itself get oxidized. देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, यस, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्टेंट होता है। बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसका मतलब ये मेरे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब देखो पूरी बात कितने अच्छे से समझ में आ गई। पूरा आर्टिकल समझा तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिडक्टेंट होता है, बात बिल्कुल सही हो गई। In a redox reaction, oxidant is reduced by accepting electrons. तो आप देखो कहते हैं redox reaction में oxidant is reduced, तो बात तो सही है, जो reduce होता है वो oxidant होता है by accepting electrons. Reductant is oxidized by losing electron. जो reductant होता है वो oxidized होता है by losing electron. Loss of electron is called as oxidation. Statement सही है. Gain of electron is called as reduction. ये भी सही है। Zinc से Zn2+ बना है, तो आप देखो जिंक से जब Zn2+ बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? कॉपर। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्टेंट होता है। तो यू शुड नो, इन सब चीजों के मतलब पता होने चाहिए आपको। तो आप देखो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेंट ये रहा, Cu2+ इज द ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, स्टेटमेंट सही हो गई। बट रिडक्टेंट जो कि जिंक है,
इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सबसे पहली बात तो होगी कि रीजन सही है। आप देखो असर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों बातें सही हैं। अब हमसे क्या पूछा गया कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज आंसर सी और डी में से तो नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखो वो कह रहे हैं जिंक रिडक्टेंट है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पे देखो लिखा तो है रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वही तो रिडक्टेंट है। तो इट मींस आपको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिलता है। तो मेरा आंसर है ए पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास असर्शन एंड रीजन, बट इट वाज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी और पूरी चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ऑक्सीडेंट होती है, और कौन सी चीज रिडक्टेंट होती है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही एनसीईआरटी सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाती है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने के लिए। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। चले जी, पहले इसी का फैसला कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3। व्हेन हीटेड, आपने इसको हीट किया, हीट के लिए डेल्टा का सिंबल, छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है हीट। जब इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट किया आपने। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, सही है, एंड वाटर, वाटर तो बना ही नहीं, यहां तो CO2 बना, तो इसका मतलब ये तो एक गलत स्टेटमेंट है। यू हैव गॉट द रीजन। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पर उसमें वाटर तो नहीं बनता। तो असर्शन गलत, रीजन सही, तो मेरा आंसर है डी पार्ट, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप देखिए, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्वेश्चन को डीपली पढ़ेंगे नहीं, अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई कि हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर देता है, तो वाटर गलती में टिक भी हो सकता है, समझ गए। तो गलत स्टेटमेंट है, यहां वाटर नहीं बनता, यहां CO2 बनता है, समझ गए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा। आई रिपीट, आपके पास यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं, पहले पढ़ना है कि सही कौन सी गलत कौन सी। एक भी स्टेटमेंट गलत है तो सी और डी में से एक ऑप्शन है, दोनों सही है तो ए और बी में से ऑप्शन है। ए और बी में आपको देखना है कि बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो इसका मतलब उससे फैसला हो जाएगा कि ए को सिलेक्ट करना है या बी। तो असर्शन रीजंस मेनली इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए पूरे चैप्टर की, तो आप लोगों के लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा MCQs, अब आपने किए असर्शन रीजंस। हमारा इस पूरी सीरीज के अंदर जो मेन फोकस रहेगा वो तीन चीज़ों पे रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस। यही आज आप लोगों की सबसे बड़ी नीड है विच वी हैव फुलफिल्ड। ठीक है, तो आप लोगों से इस हेल्प के अगेंस्ट सिर्फ एक मैं ये कहूँगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, बिकॉज इससे रियली में आप लोगों का रिजल्ट 10th क्लास का बहुत बूस्टअप होने वाला है एंड यू विल गेट थॉरो नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। So that's all for this video. We will meet you in another video with MCQs, assertion reasons and case based questions. So फटाफट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।